गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ इट विल बी मोर ऑफ जनरल, जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले, और कुछ जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो आपकी प्रोफाइल के इर्रेस्पेक्टिव आपके काम आएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द लेक्चर 1 इन दैट सीरीज। आई नो आई हैव क्वाइट डिलेड दिस लेक्चर, मुझे बहुत पहले अपलोड करना चाहिए बट आई वॉज बिजी इन माई ट्रेनिंग अटैचमेंट्स, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, आई कुडंट डू एनी थिंग एट दैट टाइम। तो आज थोड़ा शिवरात्रि वाली छुट्टी में मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। सो एक चीज़ और, देयर इज एन ग्रुप, ठीक है, जो आपका यूपीएससी तक्षशिला चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज एक मैंने स्पेशली इसके लिए ग्रुप बनाया है, यूपीपीएससी 2024 अंडरस्कोर आपका इंटरव्यू। ठीक है, ये ग्रुप में आपके कुछ 250 लोग हैं, इसमें आप जुड़ जाइए। इसमें हम कुछ डिस्कशंस और थोड़े एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है, लगता है कि इसमें मैंने ये आंसर प्रिपेयर किया है, ये आंसर और बेहतर हो सकता है या कुछ और गड़बड़ है, कुछ भी आपको डिस्कशन करनी है, तो आपके पीयर्स रहेंगे और हमारी टीम में कोई ना कोई रहेगा, उसमें आपको आंसर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दिस इज़ द ग्रुप नेम। बाकी आपको इन जनरल हमारा जो मेन चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो दिस इज दी स्पेशली इंटरव्यू प्रिपरेशन ग्रुप। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। तो हमारे को आज मैं आप बात कर रहा हूँ कि अब इंटरव्यू कल परसों से शुरू हैं, आपके शायद 16 तारीख से ही शुरू हैं। तो अब आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पर, जो आपने इतनी मेहनत करी है वो सब अब कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट में आप पे डिपेंडेंट है। तो कुछ मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, आपको पता है, बस मैं अपने साइड से आपको एक बार और ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो बहुत नया है। इट कीप दिस एज अ जनरल डूज एंड डोंट्स। ठीक है, क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लोथिंग। ठीक है, क्लोथिंग पे किसी तरह का ब्रांड नेम नहीं दिखना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मान लीजिए लुई फिली का उन्होंने सूट पहन रखा है या किसी तरह का है, ये जनरली गाइज में होता है, तो उन्होंने वो अपने सिंबल लगा रखे होते हैं, तो वो सिंबल ना विजिबल हो तो बहुत बेटर है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। अब देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों ने मॉक्स दिए नहीं होते हैं। देखो हर बच्चे के पास एक्सेस नहीं होता है कि वो ऑफलाइन जाके मॉक दे पाए। जो बच्चे ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं तो उनको अपने जूते, ड्रेसिंग, हर चीज़ का ट्रायल हो गया है उनका। बट जो बच्चे नहीं दे रहे हैं या ऑनलाइन मॉक्स दे रहे हैं, तो ऑनलाइन मॉक में आप ऊपर तो सही से पहन लेते हो कपड़े, भाई बहुत बार आप जूते ट्राई नहीं करते हो। तो जूते कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मल शूज़ बहुत बार हम ऐसे ले लेते हैं और वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं और हमारे पैरों में काटते हैं या कुछ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। डोंट डू दैट। तो चेक योर शूज़ आर कंफर्टेबल। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है, ठीक है, कीप, आप अपने जो कपड़े हैं उनको ठीक से अच्छे से बिल्कुल सारे प्रेस व्रेस होके बिल्कुल ठीक से आप पैक करके रखोगे जब आप प्रयागराज जा रहे होगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी तरह की सिकुड़न आ गई, कुछ आ गई, ये सब नहीं है। आप इतने पल के लिए जा रहे हो तो पूरे नीट एंड क्लीन, आपका बिल्कुल शार्प होने चाहिए सारे कपड़े ना, जो भी आपके पास है, कीप दैट वो। तो अच्छे से सूट वूट प्रेस करा लेना, अगर आपने मॉक दिए होंगे तो भी कोई बात नहीं, आप उसको एक बार प्रेस व्रेस करा के बढ़िया से रख लो। ठीक, अब क्लोथिंग से आप हट के अगर हम बात करते हैं, दूसरी चीज ट्रैवल। देखो इंटरव्यू आप सबका प्रयागराज में होगा, तो बहुत सारे बच्चे प्रयागराज से दूर से आ रहे होंगे, तो प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। ठीक है, भागा दौड़ी मत मचाना, सुबह पहुंचना है, 10 मिनट का काम है, चल सुबह ही चलते हैं। ठीक है, कि वो जर्नी थोड़ी सी कंफर्टेबल रखना, और अगर कहीं दूर से आ रहे हो तो स्टे का भी थोड़ा कंफर्टेबल रखना, क्योंकि जितना आपका माइंड एंड बॉडी फ्रेश रहेगी उतना आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। 15-20 मिनट में आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, तो उसको इतना लाइटली मत लेना। ठीक है, बहुत बार मैंने देखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत जनरल बात है। आप कहोगे सर इसके लिए आप लेक्चर बता के ये सब क्या बता रहे हो। मैंने देखा है बच्चों को कि भाई वो सुबह सुबह भागते भागते आते हैं, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बहुत नज़दीक रहते हो तो बात अलग है, 80-100 किलोमीटर रहते हो कि भाई सुबह सुबह जर्नी कर सकते हैं, तो एक बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो भी थोड़ा सा वो एडवाइस करूँगा कि आप अवॉइड करना। बेटर ये है कि बढ़िया नहा धो के बढ़िया फ्रेश होके सुबह निकले हैं, 10 मिनट में पहुँचे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल होके वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं।
दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तीसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स। देखो भैया, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करके उनके फोटोकॉपीज जो जैसे चाहिए उसको फोल्डर में लगा के रख लो। कोई लापरवाही नहीं कि ये डॉक्यूमेंट छूट गया, वो डॉक्यूमेंट छूट गया। क्यों? क्योंकि छूट जाने पे वो ऐसा कुछ नहीं कि आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे या कुछ हो जाएगा। आपको वो फिर दुनिया भर के फॉर्म भरने पड़ेंगे, अंडरटेकिंग देनी होगी कि भाई आप इसको 15 दिन में जमा कर दोगे, ये वो ऐसे वैसे। बेकार है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको लेके जाओ। मान लो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी बात अलग है, बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में जैसा मांगा गया है वैसे लेके जाओगे। फोटो आपको मांगी गई है गेजेटेड ऑफिसर के साइन के साथ, तो आप उसको करा के लेके जाओ, बेटर है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, आरओ का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मत करो। मान लो आरओ अक्खड़ निकला, कुछ निकला, उसने मना कर दिया, भाई हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मान लो उसने कह दिया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको पहले से करा के आना है, तो आपका अननेसेसरी में बहसबाजी में समय जाएगा और आपको सरदर्दी होगी। जितना सरदर्दी से दूर रहोगे उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा। ठीक है, ये पहले से करके रहो। और कोई बड़ी बात नहीं, आजकल इतने गेजेटेड ऑफिसर्स हैं ना भाई, कोई आराम से आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको गेजेटेड ऑफिसर्स का एक्सेस नहीं होगा। अब ये हो गया, 2-3 बातें हो गई आपकी। चौथी बात है, आपका वहाँ पर अननेसेसरी में ज़्यादा किसी से डिस्कशन में आप मत पढ़ो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं कि भाई मार दुनिया भर के गप्पे लड़ाने लगते हैं। गप्पे किस चीज़ के लड़ाने लगते हैं कि भाई ये बोर्ड ऐसा, वो बोर्ड ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। अबे भाई ऐसा, ये बोर्ड तो ऐसे सवाल पूछ लेता है, वैसे सवाल पूछ लेता है। कोई ना कोई ज्ञान देने वाला वहाँ मिलेगा तुमको। ठीक है, उस ज्ञान में नहीं पढ़ना है। 10 मिनट में उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। उस ज्ञान से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो डोंट इंडल्ज इन दोज काइंड ऑफ डिस्कशंस कि यार भाई यार चेयरमैन तो यार भयंकर सवाल पूछ रहा है, यार भगवान करे चेयरमैन का ना पढ़े, यार भाई चेयरमैन का पढ़ गया तो क्या होगा। ये सब में मत पढ़ो यार भाई। आराम से शांति से बैठो, अपने थॉट्स को रीअरेंज करो, आराम से बैठो। 10 मिनट नहीं बोलोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को वहाँ पे काम एंड कंपोज रखना है। ठीक है, इस तरह के डिस्कशंस में इंडल्ज मत हो। ठीक है, डोंट इंडल्ज इन बोर्ड मेंबर परसेप्शन या डिफिकल्टी। ये सब मत पढ़ो कि भाई ऐसे सवाल वैसे सवाल। अब 10 मिनट में आप क्या ही कर लोगे। अगर करना भी है तो 3 दिन 10 दिन पहले करो कि यार ये फैक्चुअल पूछता है, ये सिचुएशनल पूछता है, वो तो ठीक है। फिर भी 10 मिनट पहले अननेसेसरी का प्रेशर नहीं लेना है। ठीक। पांचवी चीज आपके लिए क्या रहेगी, आप वहां पे जाते हो, एक बात ध्यान रखना, सीटिंग पोजीशन। आप वहां पर जाओगे, उससे सीटिंग पोजीशन के, चलो सीटिंग पोजीशन बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं ग्रीटिंग का भी बताऊंगा। सीटिंग पोजीशन, आप जब भी जाके चेयर पे बैठते हो, ठीक है, जो आपकी चेयर होती है उस पर आप कभी भी पीछे का बैक रेस्ट जो होता है उस पर आप बिल्कुल गिर मत जाना, बहुत खराब लगता है। तो सीटिंग पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कमर बिल्कुल सीधी है, आपके हाथ जो हैं आपके थाइस के ऊपर हैं, बहुत कंफर्टेबली आप बैठे हो, आपकी वो कमर मुड़ मत जाए, सीधी रखो, अच्छा लगता है। 15 मिनट के लिए है एंड इट इज़ अ डायरेक्शन ऑल्सो, हमें ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो भाई अननेसेसरी मॉक इंटरव्यू में ही प्रचलित है। हमें ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाया जाता है कि जब आपका कोई सीनियर ऑफिसर बात कर रहा हो तो आप कमर वो क्या, आप जो पीछे है पीठ टेक कर आराम कंफर्टेबल पोजीशन में मत बैठो। आप अपनी पीठ को, आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखो एंड ट्राई टू बी अटेंटिव। ये एक रिस्पेक्ट और सावधान मुद्रा का प्रदर्शन होता है। तो आपको अपनी जो पीठ है, देखो 5 मिनट तक हर कोई रखता है, बट 5-7 मिनट बात करने के बाद ना ऑटोमेटिकली कमर झुकने लगती है, वो आराम कंफर्टेबल में आने लगता है। आप सब अपने मॉक इंटरव्यूज के वीडियो भी देखोगे तो आप सब रियलाइज करोगे कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज, पैर नहीं हिलाने, लेग्स को वाइब्रेट नहीं करना है। भाई की वाइब्रेट या मूव कर रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रियलाइज नहीं होता, बहुत लोगों के पैर थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं, ये नहीं करना है, ये नर्वसनेस का साइन होता है, ये नहीं करना है। दूसरा, हैंड्स
को एक जगह पे रखो, ठीक है। और प्रेफरेबली ये थाई के ऊपर, थाई के ऊपर, थाई के ऊपर, मैंने हिंदी में लिख दिया थाई के ऊपर, तो थाई के ऊपर आपको रेस्ट करके आराम से कंफर्टेबली बैठना है, ठीक है। वहां पे हत्थे पे नहीं रखना है, क्रॉस करके हाथ नहीं रखने हैं, ये सब नहीं करना है। हाथ आराम से कंफर्टेबली थाई के ऊपर रख दो और आराम से बातचीत करो, ठीक है। बातचीत के दौरान ना हाथ मत हिलाने लगना। बहुत से लोग होते हैं ना, हाथ से बिल्कुल सिग्नल देके वो करते हैं, ये भी एक तरह से वो होता है, पहचान होती है कि आप, देखो लीडर को ना ये अटेंशन के लिए हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही चीज आपसे भी उम्मीद करी जाती है कि आपकी आवाज ही इतनी काफी है कि आप दूसरे का ध्यान खींच पा रहे हो, ठीक है। आपको हाथ हिलाकर लोगों का अटेंशन सीख करने की जरूरत नहीं है, तो हाथ को नहीं हिलाना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। हाथ आपके वहीं पे वहीं रहेंगे, चाहे जहां पे बात करनी है, ठीक है। छठा, उससे पहले सीटिंग से पहले मुझे आपको ग्रीटिंग का बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू। तो आप दरवाज़ा खोलते हो, अगर दरवाज़ा, अगर कोई वहाँ पर जनरली क्या होता है, जो अर्दली होता है वो आपके लिए खोल कर दरवाज़ा देता है कि आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है तो आप एक कदम अंदर से लेते हैं, वो आपसे बोलते हैं मे आई कम इन, अगर वो ऐसे बोल रहा है, नहीं तो अगर आपको अर्दली अंदर तक छोड़ के आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको इन जनरल जाना है तो आप पूछ लेते हो कि मैं कम इन, तो वो आपसे खुद ही कभी कभार ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जैसे एक कदम लेते हो तब तक वो बोलने लगता है कि आप अंदर आ जाओ। जब उसने खुद ही अंदर आने के लिए बोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो मे आई कम इन का कोई बात ही नहीं आती। बट आप घुसते हो तो मे आई कम इन आपको बोलना है, वो आपसे बोलेगा कम इन, तो आपको करना है। अगर ऑटोमेटिकली कम इन बोल दिया तो आप अपने आप अंदर चले जाते हो, ठीक है। जाते ही अपने चेयर से एक कदम दूर आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपको सबसे पहले चेयर पर्सन को विश करना है। गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, ठीक है। पहला वो चेयर पर्सन को आपको गुड मॉर्निंग करना है, गुड आफ्टरनून करना है, फिर बाकी मेंबर्स को करना है। तो अगर मान लो मेरा मेल मेंबर आगे चेयर पर्सन में बैठा हुआ है तो मैं क्या कहता हूँ, गुड आफ्टरनून सर, जैसे अगर मेरा दोपहर में मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर, और बाकियों को फिर एक कंबाइंड गुड मॉर्निंग सर्स कह देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली नहीं कहते मेंबर्स को। अगर मान लीजिए कोई फीमेल स्टाफ है तो अपने को सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर बोलना है या गुड मॉर्निंग मैम चेयरपर्सन को, फिर मैडम को विश करना है, जो मैडम अगर कोई मेंबर में है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून मैडम, और फिर गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सर्स। समझ में आ गया? चेयरपर्सन को हमेशा पहले विश करना और बहुत आराम से विश करना। यहीं पर आपके नंबर तय हो जाते हैं कि आपको 50-60 एवरेज से ऊपर हो या एवरेज के नीचे हो। क्यों? जो आदमी बहुत काम और कंपोज्ड होता है, देखो आप गए अंदर, आप चेयर के पास खड़े हुए हैं, आपने विश किया। अगर आप डरे सहमे होते हैं ना तो आपकी गुड मॉर्निंग कैसे आती है, गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, ऐसे आवाज आती है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी। कभी भी देखना, जो ज्यादा घबराया हुआ है, जो डरा हुआ है, जब वो ग्रीट करता है, वो घबराया हुआ ग्रीट करता है, उसकी आवाज में वो डर सा दिखता है, वो फास्ट सा बोलता है, उसकी क्लियर नहीं होती आवाज। अगर यहीं पर आप खड़े होकर आराम से आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, तीनों मैंने बोला कि वो इस उसमें तब तक वो कहेंगे तब तक आप बैठ भी जाओ। बैठने के लिए नहीं कहते तो बैठिए मत, सिंपल सी बात है। आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तो आप बैठ जाओगे। अगर मान लो ऑटोमेटिकली जाके तुरंत बैठ नहीं जाना है, आपको कहा गया बैठ जाओ तो आप आराम से बैठ जाओ, और एक छोटा सा थैंक यू, तो बैठने के लिए कहा गया थैंक यू, बैठने के बाद थैंक यू आपने बोल दिया। अब बात आती है कि अब आपसे वो सवाल पूछना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सवाल के जो जवाब आप दे रहे हो, कीप दिस इन माइंड, आपसे सवाल पूछा गया है आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। किस चीज के लिए? पर्सनैलिटी चेक है। तो हर समय आप इस बात को ध्यान दोगे कि आपकी पर्सनैलिटी को ही चेक किया जा रहा है, आपसे ज्ञान को चेक नहीं किया जा रहा है। तो आपसे वो सवाल पूछेंगे, तो सवाल जो भी जवाब देना है तो आपको बहुत ही कंपोज्ड होके जवाब देना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान नहीं फेंकना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अगर मान लो मैंने पूछा है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स यूपी इज फेसिंग राइट नाउ, तो उन्होंने 10 की लिस्ट बना के दे दी, सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये ना, ये नहीं करना। आप कंपोज्ड होके 3-4 प्रॉब्लम ही बोलते हो, भले आपको 10 प्रॉब्लम पता हो।
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की 3-4 प्रॉब्लम्स है, आप उनको बोलते हो। अगर वो कहता है कि और बताइए, बस यही प्रॉब्लम्स और बताइए, तो आप और बताते हो। ये क्यों किया जाता है? आप कोशिश करो कि कोई भी आंसर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उतना क्या है ना, ध्यान देने की क्षमता जो आदमी की होती है वो मुश्किल से 20-25 सेकंड की होती है जो ध्यान देता है। अगर आपने बहुत लंबा आंसर कर रखा होता है तो वो भूलने लगता है चीज़ें, ठीक है? तो छोटे-छोटे आंसर्स रखने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं रखने हैं। वही ना कि हम इंटरव्यू देने गए हैं, समझाने नहीं गए, ज्ञान नहीं समझा रहे हैं उसको। तो उसने मुझसे पूछा कि यूपी में प्रॉब्लम्स आप बताइए, तो आपने बता दिया कि भाई हाँ, ये फला प्रॉब्लम, फला प्रॉब्लम, फला प्रॉब्लम है, ये मेरे हिसाब से ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो वो पूछता है कि और बताओ, तो आप बताते हो हाँ सर ये भी प्रॉब्लम्स है। तो गिव दैट स्पेस, बहुत लंबे आंसर्स नहीं खींचने। दूसरी बात, अपना क्या रहता है कि अगर वो हंस के सवाल पूछ रहा है तो आप भी हंसने मत लगो। अगर वो हंस रहा है तो आप एक छोटी सी स्माइल दे दो। अगर वो स्माइल दे रहा है तो आप नॉर्मल रहो। अगर वो हल्का सा तेज टोन में बात कर रहा है तो उतना ही तुम सीरियस हो जाओ। एक कहा जाता है कि अगर वो 10 डिग्री पे कुछ कर रहा है तो आपको वही चीज 5 डिग्री में करनी है। बात समझ रहे हो कि उसी मोड में रहना है जिस मोड में आपका इंटरव्यू चल रहा है। सामने वाले ठहाके मार के हंस रहे हैं और आप बिल्कुल बिल्कुल मुंह बांधे खड़े हुए हो, वहां बैठे हुए हो, तो नहीं अच्छा लगता। तो आप स्माइल कर दो, आप भी नहीं ठहाके लगा के हंसने लगना। बस ये होता है वो ठहाके लगा के हंस रहे हैं तो आप स्माइल कर दो, तो ये लगता है कि आप उसी माहौल में हो जिस माहौल में इंटरव्यू है। ठीक है, ये सब देखो मैं बहुत सारी लिख नहीं रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ काम की लगी तो आप अपने लिए नोट डाउन वो लिख सकते हो कि ये चीज़ें हाँ ऐसे ऐसे हैं। फिर आपको मान लो वहाँ पे आपको बैठ के सवाल पूछा गया, आपने बताया, ठीक है। कई बार आपसे सिचुएशनल सवाल पूछी जाएगी। सिचुएशनल सवाल जब भी आपको पूछा जाता है तो टेक योर टाइम। आप भड़ाभड़ भड़ाभड़ ना बोलने लगो। सपोज आई आस्क यू कि सपोज यू आर एन एसडीएम ऑफ फला फला डिस्ट्रिक्ट और आपके यहाँ रायट हो गया है, आपके यहाँ दंगा हो गया है, हाउ विल यू कंट्रोल दैट? तो एक आदमी होता है ना, जैसे ना चटपट चटपट बोलना शुरू कर देता है। तो कभी कभार जो बड़े सवाल हों, अच्छे सवाल हों, उसमें आप उनसे कह दो कि सर आई वुड लाइक टू टेक फ्यू मोमेंट्स टू थिंक। हिंदी में है आपका तो उसी हिसाब से आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके कह सकते हो कि सर मुझे कुछ थोड़े सेकंड चाहिए सोचने के लिए। तो वो ऑटोमेटिकली सोचने के लिए आप सेकंड, ये दो चीज़ें दिखाता है। ये एक चीज़ ये दिखाता है कि आपको सवाल की गंभीरता समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहते हो, भले आपको आता है, आपको रटा हुआ हो। आप अगर बड़े सवालों में 1-2 सेकंड लेते हो सोचने का तो अच्छा लगता है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। ये नहीं कि 15 के 15 सवालों में कहो कि सर मैं सोचना चाहता हूँ, मैं सोच 1-2 सवाल, 3 सवाल जो बड़े सवाल हैं, जिसमें कुछ भारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसमें 1-2 सेकंड सोचने का समय लीजिए और ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट मन में सोचना और बोल देना। अब जैसे मुझसे पूछा गया कि रायट कंट्रोल के लिए आप क्या करोगे? तो भाई रायट कंट्रोल में तो 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने सोचा तो मुझे मेरे दिमाग में ये आया कि सर इमीडिएट लेवल पे तो आई वुड लाइक टू कि कंट्रोल द क्राउड एंड फॉलो द 7 SOPs गिवन। कि भाई मैं पहले उनको हटाने के लिए कहूँगा, फिर मैं उनको उस पे पानी की गन फेंकूँगा, आँसू गैस फेंकूँगा, फिर मैं उन पे लाठीचार्ज करूँगा अगर बहुत ज़रूरत, एंड दैट टू टिल विद मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो ये आपने एक तो बोल दिया ऐसे, और दूसरा है आई विल ट्राई टू एंगेज। पहले आपने बोला आई विल ट्राई टू एंगेज विद द सो कॉल्ड विद द लीडर्स ऑफ दैट प्लेस, ताकि आप पीस कमेटी बना के आप पीस कर सकते हो। आपने थोड़ा लंबा भी ये जवाब दे दिया। दो ऑप्शन, आप हो सकता है कुछ और जवाब देना चाहो, आप वो दे सकते हो। मैंने तो एट रैंडम ये सोच के मैंने बोला आपको जैसे। तो आप 1-2 पॉइंट ही बोलो, ज़्यादा नहीं कि आपने 5-6 स्टेप बता दिया, सर शॉर्ट टर्म में ये करेंगे, मीडियम टर्म में ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में ये करेंगे। भाई मेंस का आंसर नहीं है। आपसे उसने राइट कंट्रोल पूछा, अगर आपको उसको लगेगा और कुछ भी इसमें पूछना है तो और पूछ लेगा, और बताओ क्या करोगे, इसके अलावा क्या करोगे, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, आप क्या करोगे। तो ये सब के लिए जगह दो, 1-2 चीज़ें बता के हट जाओ, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आपको सवाल नहीं आएगा, तो सवाल नहीं आएगा तो बड़ा पोलाइटली आपको बोलना है कि सर मुझे नहीं आता, इसके बारे में मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा।
एक चीज़ ये हो गई। दूसरा बोल सकते हो सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके बारे में एक बार रिवाइज़ करूँगा। ठीक है? बार-बार एक ही लाइन नहीं बोलनी है कि मुझे नहीं आता, मैं इसके बारे में पढ़ूँगा। थोड़ा-सा वर्ड्स डिफरेंट कर दो, कभी ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया। ठीक है? तो इस तरह की 3-4 वैरायटी आंसर की तैयार कर लो कि क्या बोलोगे जब आपको नहीं आंसर आता होगा। 2-3 लाइनें ऐसी तैयार कर लो। ठीक है? फिर आपको जैसे मान लो सवाल कुछ ऐसा आ गया कि भाई आपको नहीं आता या बार-बार ऐसे सवाल पूछ रहा है जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो घबराना नहीं। ठीक है? अगर हमने आंसर्स ना बताने की वजह से उसने मेरे 10 नंबर काट लिए सपोज़, मान लो मैं एक ऐसा कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू 65-70 की लाइन में चल रहा था। उसने कुछ सवाल पूछने शुरू किए और मुझे वो नहीं आते थे। ठीक है? वो मुझे नहीं आते तो मैं घबरा गया। ठीक है? अब मैं आंसर 4-5 सवाल पूछे, मेरे को चारों पाँचों सवाल नहीं आते थे। सपोज़ उसने पूछ लिया यूपी में सॉइल टाइप बताओ, ये बताओ, वो बताओ, मुझे नहीं आते। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, सर इसके बारे में मुझे और पढ़ना है, सर मैं याद नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी आई कांट रिमेंबर। ऐसे करके 3-4 बार आपने लगातार मना कर दिया। तो आपके वो मान लो 10 नंबर काट रहा है। लेकिन अगर मैं घबरा गया, तो मेरे वो 15 से 20 काट देगा। कहने का मतलब है, हो सकता है कि आपके आंसर्स ना बताने की वजह से वो कुछ नंबर आपके काटे, जो देना चाहता था। लेकिन अगर अपन घबरा गए वहाँ पे, तो वो 5 नंबर और काट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने आपके ना बताने से लॉस होगा, वो होने दो। बाकी आप डर गए और घबराने लगे, उसमें तो श्योर शॉट नंबर कटता है, श्योर शॉट नंबर कटता है। उसको लगता है कि यार ये ऑफिसर बनेगा, कल को एक शहर संभालेगा, डिस्ट्रिक्ट संभालेगा, सब डिवीजन संभालेगा। इस पे थोड़ा-सा प्रेशर पड़ा, इसको 3 सवाल नहीं आते थे, ये घबरा गया। अब मान लो कल को भीड़ आ जाएगी, ये होगी, वो होगी, तो ये कैसे झेलेगा? आप समझ रहे हो? वो प्रेशर की वो कहता है यार ये नौकरी तो प्रेशर की है। जो आदमी 3 सवाल का प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, वो आगे कैसे प्रेशर झेलेगा? तो अपने को नर्वस नहीं होना कहीं पे भी। आप बड़े कामली बोल दो, सर मुझे याद नहीं आ रहा है इसके बारे में। तो वो अगर आप कामली बोल देते हो ना, विद अ नॉर्मल टोन, प्लेन टोन, आपका वहाँ पर नंबर बच जाता है और बहुत बार आपका वो नंबर काटता भी नहीं है। वो सोचता है, अरे हाँ यार, इतना तो क्या याद रखेगा, बाकी सवाल तो अच्छे बता रहा है ना, बाकी ओवरऑल पर्सनैलिटी सही लगी भाई अगले की। ठीक है? ये चीज़। एक और चीज़ है, डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स। डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स कॉन्फिडेंटली। देखो भैया, बहुत लोगों की आदत होती है, डोंट माइंड दिस, बट बहुत लोगों की आदत होती है कि अपने को ज्ञान है आधा, हम बताते हैं पूरा, और जब बहस करते तो उससे लगता है कि हमसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। तो ये हमारे अंदर बड़ी गंदी आदत होती है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया और आपको पता है कि मुझे इसके बारे में परफेक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप पोलाइटली कह दो सर इसके बारे में मुझे थोड़ी ही जानकारी है, या इसके बारे में आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस आंसर, इफ यू अलाउ आई विल टेल। या आपने बता दिया कि भाई सर मैं, अब मान लो उसने पूछा मोबाइल फ़ोन इंडिया में कब आया था। अब आपको ईयर पता नहीं है। अब ईयर पता नहीं है लेकिन थोड़ा है कि यार 1990s में कभी आया था। ठीक है? तो आपने क्या किया भाई, आपने तुक्का मार दिया सर 1995, 1996, ये नहीं करना। आपने ये बोल दो कि सर मुझे श्योर नहीं है बट आई थिंक दिस इज़ द आंसर। तो आपने खुद बताया कि सर भाई मैं जितना ज्ञान रखता हूँ उस हिसाब से ये है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो आपने बताया ना, तो अपनी हमको शॉर्टकमिंग्स पता होनी चाहिए। हमें अपनी कमी पता है कि भाई इतना ज्ञान नहीं है मुझे इसमें, मेरे को इतना ही पता है। तो ये भी एक क्वालिटी है जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, कि टू नो व्हाट यू नो, दिस इज़ अ क्वालिटी। तो आप रॉन्ग आंसर जो कॉन्फिडेंटली देते हैं ना, उनके तो श्योर शॉट नंबर कटते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत जो हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें कौन हारा था? या क्या कुछ भी, मैं तो एक रैंडम सवाल ऐसे बोल रहा हूँ। आपको सवाल पूछा गया, मान लो आपको सवाल पूछा जा रहा है यूपी में ये स्कीम किस चीज़ के लिए चल रही है? तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पूछा, अरे सर ये तो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। उसने बोला आप श्योर हो? हाँ सर श्योर हूँ, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए है। अब भाई वो कह रहा है नहीं नहीं आप थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, और ये वल्नरेबल सेक्शन नहीं के लिए नहीं है, सिर्फ विमेन के लिए, ऐसे मान लो उसने बोल दिया। तो आपका ना सारा इंटरव्यू खराब हो जाता है ऐसे में। तो जो आपको पता है कॉन्फिडेंटली, उसी को कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। जो आपको आधा नॉलेज पता है तो आधे नॉलेज की तरह बताइए कि सर मुझे इसमें
थोड़ा पार्शियल ही ज्ञान है, मुझे कम पता है, बस इतना पता है मुझे इसके बारे में, तो आप बता दो उसको, जो नहीं आता वो बता दो नहीं आता है। तो ये कभी गलती नहीं करना है कि जो रॉन्ग आंसर्स है उनको कॉन्फिडेंटली आप दे रहे हो। एक चीज और ध्यान दो, सिचुएशनल क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं ना, सिचुएशनल, तो अक्सर आपको कहा जाता है कि आप एसडीएम हैं, आप डीएम हैं, या आपको बना दिया, यहाँ डीएम तो नहीं बनाएंगे, यूपीएससी में डीएम बनाते हैं सिचुएशनल्स में, आपको एसडीएम बना दिया, डीवाईएसपी बना दिया, ठीक है, या इन जनरल पूछा, इन जनरल आप बताओ क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब के आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आपको डीवाईएसपी की तरह पूछा गया कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए क्या करोगे, तो आपका आंसर डिफरेंट होगा। अगर आपसे पूछा गया इन जनरल आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जिस पद में आपको बैठाकर ये पूछा जा रहा है, तो उस पद की भी एक लिमिटेशन होती है। अब डीवाईएसपी से आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई वो सारा चीजें, वो जो शासन स्तर पे काम होता है वो डीवाईएसपी कर देगा। यानी आप ये नहीं कह सकता कि विमेन सिक्योरिटी के लिए डीवाईएसपी क्या कर सकता है, तो आपने कहा कि भाई मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा दूंगा। भाई गलत है, सीसीटीवी कैमरा आप नहीं लगवा सकते। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा करो। बहुत ज़्यादा आप नहीं सोच सकते क्योंकि आपको इतना पता नहीं है उन वर्क प्रोफाइल के बारे में, बट एक थोड़ा कॉमन सेंस सोच के रखा करो कि भाई अब आपने कह दिया कि मैं पूरे शहर में सीसीटीवी लगवाऊंगा। नहीं, आपके शब्द होने चाहिए कि आई विल send a report asking the higher administration to install CCTV in these areas और choke points। ठीक है, अब यहां अंतर समझ में आया क्या है? अब आपने अपने पद के अनुसार बात करी। अब आपसे पूछा गया कि एसडीएम है, तो एसडीएम से ये कहा गया कि भाई अब ये है कि आप स्कूल में जाते हैं और आपने देखा कि ये सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, आप क्या करोगे? तो आपने कह दिया कि मैं सबको बर्खास्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, थोड़ा ठंड करके आप उससे पूछोगे कि भाई हाँ, आप मान लो आपको टीचर नहीं मिला वहां पे, तो आप उससे पूछोगे, आप उसे शो कॉज नोटिस दोगे कि आप नोटिस दोगे कि आप बताओ क्या है, और बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक एक्शन, या आई विल send a proper report asking my higher officers to take appropriate action against him। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पद का बना के चलना। अब आपको एसडीएम बना दिया गया और आपसे कहा गया आपके एरिया में फ्लड आ गया है, आप क्या करोगे? आप बन गए भाई शक्तिमान, आपने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा करेंगे, भाई मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, मैं सबको बचाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। थोड़ा सा देखो रिसोर्सेज, थोड़ा पद का देखो, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट वर्क प्रोफाइल्स तो आपको पता नहीं है, बट एक कॉमन सेंस से जो गलत लगे वो मत करना। ठीक है, ये मत करने लगना कि भाई मैं एक वहां गंगा पुल बनवाने की कोशिश करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना कि कौन से पद पे आपको सवाल पूछा गया है। और आपका क्वेश्चन आपके किस एरिया, हाँ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि कोई सिचुएशनल क्वेश्चंस में कई बार आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में थोड़ा संभल के करना, बहस जैसा नहीं लगना चाहिए। बहुत से लोग क्या ना बहस कर बैठते हैं, उनका टोन ना बहस वाला हो जाता है क्रॉस क्वेश्चन के टाइम पे। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहस नहीं करनी है, आपको नॉर्मल आंसर देना है। अगर वो किसी पॉइंट पे आपसे डिसएग्री करता है और आपको पता है आप सही हो, तो ये ना करना कि हाँ हाँ सर आप सही हो, ये भी नहीं करना, और मैं ही सही हूं ये भी नहीं करना। तो बीच का रास्ता क्या है? अगर मान लो सामने वाले ने कहा कि आप ये कर लोगे, तो आप कहोगे हाँ सर कर लेंगे। फिर वो कह रहा है सर एक ये आप इसमें गलत बोल रहे हैं, तो आप कहते हो नहीं नहीं सर जितना मैंने पढ़ा है, पोलाइटली सर जितना मैंने पढ़ा है और जितना मुझे अभी याद आ पा रहा है उस हिसाब से ये। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आपको कोई गलत याद आ रहा है या गलत हो आप इसमें, तो आप इसमें कहते हो कि सर आई विल रीड मोर ऑन दिस, या आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा या और बेहतर से जानकारी लूंगा। आपको सही नहीं कह रहा हूँ या अपने आप को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि इसमें और पढ़ूंगा मैं। तो बीच का रास्ता निकाल दिया। अभी क्या होता है, मान लो आप सही हो, सामने वाले ने कहा नहीं नहीं तुम गलत हो, तुमने तुरंत आंसर बदल दिया। अब तुरंत आंसर बदल दोगे तो क्या होगा, उसको लगेगा अरे यार इसके पास तो कुछ खुद का दिमाग है ही नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल दी
डाउट्स जो है बाकी आप इसमें मेरे को ग्रुप पे सेंड करना, आई विल टेक अप द डाउट्स। बाकी कुछ भी होता है तो आई विल आल्सो अपलोड वन अदर सीरीज इन दिस, इफ यू लाइक दिस, और ये कुछ भी है तो आप कमेंट्स में फीडबैक देना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई हम सही डायरेक्शंस में टच कर रहे हैं। और भी कुछ चीज़ें अगर आप चाहते हो जल्दी से वीडियो बनाने का, तो हम आज मेरे को आप पोस्ट कर देना, मैं कोशिश करूँगा रात तक एक दो और बना दूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।